व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आज के प्रसंग का उद्देश्य इस प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रेरणा लेकर प्रशिक्षार्थियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है, ताकि इंटरनेट पर यूराइज पोर्टल के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सके। विषय है निष्क्रिय पुर्जे या पैसिव कंपोनेंट्स। इसके निर्माणकर्ता एवं लेखक विक्रम सिंह कारदेशक हैं। सबसे पहले निष्क्रिय पुर्जे क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ऐसे वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जो आंशिक और पूरी तरह ओम तथा किरचॉफ के नियमों का पालन करते हैं निष्क्रिय पुर्जे कहलाते हैं, जैसे प्रतिरोधक, प्रेरित्र या इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, संधारित्र या कैपेसिटर्स आदि। ये सभी निष्क्रिय पुर्जे होते हैं। किरचॉफ का नियम, इसके दो नियम होते हैं। नंबर 1 धारा का नियम या करंट लॉ। चालकों के संगम की ओर आने वाली धारा एवं संगम से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। यदि आने वाली धारा I1, I2 हो और दूर जाने वाली धारा I3, I4, I5 हो तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अर्थात किसी भी सर्किट में संगम पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है या सिग्मा I इज इक्वल टू 0। दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम, वोल्टेज लॉ। किसी सर्किट को दिए गए विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसकी शाखाओं में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में इसे सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा I इंटू R भी कह सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और क्लियर करेंगे कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में किस तरह से जो है किरचॉफ के नियम का पालन होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 4 ओम के प्रतिरोधक में से I1 तथा 6 ओम के प्रतिरोधक में से I2 की धारा बह रही है, तो 5 ओम से बहने वाली धारा का मान I1 प्लस I2 होगा। अब परपथ ABD आप यहाँ से देख रहे हैं, A, B और यहाँ तक ये D। दोबारा से समझिए, A, B और ये D। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको इधर ये जो है 6 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। यहाँ से धारा I1, I2 बह रही है और ये 5 ओम का रजिस्टर है और ये 4 ओम का रजिस्टर है। तो इसका हम देखेंगे 6 इक्वल टू 5 I1 प्लस I2 प्लस 4 I1। और इसको फर्दर और इसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये 6 इक्वल टू 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 4 I1 हो जाएगा। और फिर और इसको हल करेंगे या सरल करेंगे तो 6 इक्वल टू 9 I1 प्लस 5 I2 हो जाएगा। अब परपथ ABCD में, तो ये जो 9 I1 प्लस 5 I2 था, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब परपथ A, B, C और ये पॉइंट D, इसमें देखेंगे कैसे समीकरण बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 सप्लाई दी गई हैं। एक सप्लाई आपकी 6 वोल्ट है और दूसरी सप्लाई जो है 3 वोल्ट है। तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई इससे माइनस हो जाएगी, तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 I1 प्लस I2 प्लस 6 I2। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 6 I2। फिर और इसको सरल करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 5 I1 प्लस 11 I2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब समीकरण नंबर इनको हल करेंगे तो हल करने के लिए समीकरण नंबर 1 को 5 से और समीकरण नंबर 2 को 9 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 45i1 प्लस 25i2 इक्वल्स टू 30, और दूसरे में प्राप्त होगा 45i1 प्लस 99i2 इक्वल्स टू 27। अब इनको घटा दें, घटा देने पर हमको मिलेगा आपका 74i2 और ये माइनस में होगा इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3, और जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो i2 का मान माइनस 0.04 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा। i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 9i1 प्लस 5 इंटू माइनस 0.04 इक्वल्स टू 6, और फिर और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9i1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 6, और फिर और सॉल्व कीजिए तो 9i1 इक्वल्स टू 6.2, और i1 का मान निकलेगा 6.2/9, और इसका मान आ जाएगा 0.688 एम्पियर। 5 ओम के प्रतिरोध से धारा जो गुजर रही है वो है i1 प्लस i2। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इनको हम जब घटा देंगे क्योंकि वो हमें माइनस में प्राप्त हुआ था, तो अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ये 648 एम्पियर। ये हमें i2 का मान प्राप्त होगा। प्रतिरोधक रजिस्टर्स, प्रत्येक पदार्थ में धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि किसी पदार्थ के टुकड़े या तार के टुकड़े को पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग होने वाले प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, पोटेंशियोमीटर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोधक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोधक, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आदि। कार्बन प्रतिरोधक, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन एक अधात्विक पदार्थ होता है और प्रतिरोधक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कार्बन या ग्रेफाइट से बने प्रतिरोधक कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पैलेट या स्लग टाइप। इस प्रकार के प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन या ग्रेफाइट के चूरे को रेजिन मिलाकर, रेजिन एक बाइंडर होता है जिससे ये कठोर रूप ले लेता है और एक युक्ति के रूप में बन जाता है, और दोनों सिरों पर 2 संयोजक तार जोड़ दिए जाते हैं और इनके ऊपर रेजिन की फिर से परत जमा दी जाती है और हीट ट्रीटमेंट करके इन्हें कार्य योग्य बना दिया जाता है। फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, इनमें कार्बन के चूरे को चीनी मिट्टी के नली के ऊपर जमाया जाता है। दोनों सिरों पर संयोजक तार जोड़ दिए जाते हैं। इनके ऊपर सुरक्षा के लिए फिनोलेक की परत लगा दी जाती है। इनका मान 2 ओम से 10 मेगा ओम तक होता है और 0.125, 0.25, 0.5, 1 और 2 वाट की रेटिंग में ये मिलते हैं। कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, सिरेमिक पदार्थ की पतली नली पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन वाष्प कण एकत्र कर कार्बन फिल्म प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। कुछ निम्न मान के प्रतिरोधक निकल, क्रोमियम, पैलेडियम की पतली परत जमाकर भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक 1 ओम से 20 मेगा ओम तक मान के बनाए जाते हैं तथा 1/2 वाट के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। सबसे पहले इनके गुण के बारे में जानते हैं। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, इनका वजन भी काफ़ी कम होता है, उच्च मान के प्रतिरोधक बनाना आसान होता है, उच्च आवृत्ति सर्किट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका तापमान गुणांक 0.02 से 0.1 तक होता है। अवगुण, इन रजिस्टरों के कुछ अवगुण भी होते हैं। तापमान परिवर्तन से ये प्रभावित हो जाते हैं, या तो इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, ये इनके पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। ये कम धारा पर ही कार्य कर सकते हैं।
2 ओम से कम मान का प्रतिरोधक बनाना कठिन है। इनकी स्थिरता एवं विश्वसनीयता कम होती है। बॉन्ड कोड। कार्बन प्रतिरोधक आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन पर उनका मान लिख पाना कठिन है, अतः विभिन्न रंगों की इनके ऊपर पट्टी बना दी जाती है, जिसके आधार पर हम इनके मान को ज्ञात कर लेते हैं। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें पहले कॉलम में ये विभिन्न रंग दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में ये पहला अंक का क्या मान होगा वो दिया गया है, और तीसरे कॉलम में दूसरे अंक का क्या मान होगा ये दिया गया है। तीसरे कॉलम में गुणांक या मल्टीप्लायर की वैल्यू दी गई है, और चौथे में सहन सीमा दी गई है। और जिनमें ये चौथी पट्टी नहीं होती उन प्रतिरोधकों का जो सहन सीमा है वो 20% प्लस माइनस होती है। यहाँ पर हम इनकी अंकन विधि के बारे में जानेंगे। इस विधि में प्रतिरोधक के एक किनारे के पास से प्रारंभ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर छल्लाकार पट्टियाँ बनाई होती हैं, जिनमें पहली पट्टी पहला अंक होता है, दूसरी पट्टी दूसरा अंक होता है, तीसरी पट्टी गुणांक की होती है, और चौथी पट्टी सहन सीमा की होती है। यदि चौथी पट्टी नहीं है तो सहन सीमा 20% होगी। कुछ अधिष्ठान अपने प्रतिरोधकों पर 5 और कुछ 6 पट्टियां भी डालते हैं, जिनके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ पर आपको एक रेडी रेकनर दिया हुआ है। इस रेडी रेकनर के माध्यम से आपको 4, 5 और 6 बैंड वाले रजिस्टर का मान किस तरह से ज्ञात किया जाए उसको बताएंगे। सबसे पहले 4 बैंड वाले। तो यहाँ पर पहले ये एक रजिस्टर दिया हुआ है, और इस रजिस्टर में ये देखिए आप, ये पीला कलर है पहला, पीले का मतलब है 4, और ये आपका आगे ये जो है एक और दिया हुआ है, इसका ये बैंगनी कलर का है, और बैंगनी कलर फिर है रेड कलर, और फिर है सिल्वर कलर। तो इस तरह से पहला अंक हो जाएगा 4, दूसरा अंक हो जाएगा 7, और गुणांक में हो जाएगा 100, और फिर दिया हुआ है चौथे में टॉलरेंस का, और टॉलरेंस का मतलब इसमें 10 प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस होगी। और अगर 47 में 100 का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4700 किलो ओम। इस तरह से इसका मान हो जाएगा 4700 ओम या 4.7 किलो ओम। प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस होगी, या तो ये 10% ज़्यादा हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। अब 5 बैंड वाला, 5 बैंड में आप जाएंगे तो पहली पट्टी आप देख रहे हैं, ये पहला अंक है, दूसरी पट्टी दूसरा अंक है, तीसरी पट्टी इसका तीसरा अंक है, और चौथी पट्टी जो है ये गुणांक की है, और पांचवी पट्टी जो है ये सहन सीमा के लिए, पांचवी पट्टी इसकी सहन सीमा हो जाएगी कि इसकी सहन सीमा प्लस में है या माइनस में है। आगे एक 6 बैंड का भी, अब पहले इसे दूसरे वाले को ही समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इसका ये सबसे पहला नीला है, नीले के लिए 6, ग्रे के लिए 8, और ये आपका ब्लैक दिया हुआ है तीसरे में, तो इसका मतलब 0। तो इसको सीधे सीधे लिख लेंगे 680 इंटू 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 68 किलो ओम। और ये लास्ट में जाके ये जो कलर दिया हुआ है ये गोल्ड का दिया हुआ है, गोल्ड की टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 5% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रजिस्टर का मान 68 किलो ओम प्लस माइनस 5% हो गया। अब तीसरे को समझते हैं। तीसरा 6 बैंड का है, तो इसमें पहली पट्टी पहला अंक, दूसरी पट्टी दूसरा अंक, तीसरी पट्टी तीसरा अंक, और चौथी पट्टी इसका गुणांक हो जाएगा, और पांचवी पट्टी इसकी सहन सीमा हो जाएगी, और छठवीं पट्टी इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से अब पहले को समझते हैं कि पहला हमें क्या दिया हुआ, ग्रीन के लिए 5, और ब्लू के लिए 6, और ब्लैक के लिए 0। तो ये कितना हो गया 560। 560 में हमें कलर दिया हुआ है आपका, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया 560 किलो ओम। और इसमें लास्ट में जाके ये रेड दिया हुआ है,
तो यहाँ देख लीजिए रेड में ये आपका, हाँ, ये वायलेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये टॉलरेंस, इसकी टॉलरेंस के स्थान पर वायलेट है, और तो इसका जो मान हो जाएगा 0.1%, प्लस माइनस 0.1% की इसमें टॉलरेंस होगी। और अंत में दिया हुआ है रेड, जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। रेड के लिए इसका मान 50 दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। और 3 पट्टियों वाला, जिस जिस प्रतिरोधक के ऊपर 3 पट्टी बनी होती हैं, इसका मतलब यह है उसमें 20% की टॉलरेंस है। पहले दूसरे अंक, पहले और दूसरी पट्टी, पहले 2 अंक और फिर उसमें तीसरा गुणांक का, और 20% की, प्लस माइनस 20% की टॉलरेंस। वायर बाउंड प्रतिरोधक, किसी अचालक वस्तु पर तार लपेटकर बनाए गए प्रतिरोधक वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं। यूरेका मिश्र धातु होती है और इसी का बना हुआ तार चीनी मिट्टी की नली पर लपेटा जाता है। इसका प्रतिरोध मान 0.01 ओम से 10 मेगा ओम तक हो सकता है। इनकी पावर 5 वाट से 50 वाट तक होती है। नियंत्रण के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नियत मान प्रतिरोधक, फिक्स वैल्यू रजिस्टर्स, जिस प्रतिरोधक का मान स्थिर रहता है और इसे घटाने और बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, नियत मान प्रतिरोधक कहलाते हैं। टैप्ड रजिस्टर, जिस रजिस्टर में एक से अधिक प्रतिरोधक टैपिंग करके बना दी जाती हैं, जिनके अलग अलग मान होते हैं, वह टैप रजिस्टर कहलाते हैं। जिस तरह से आप ये नीचे चित्र में देख रहे हैं कि इसमें से ये 3 टैपिंग निकाल ली गई हैं, इनके बीच में अलग अलग मान के रेजिस्टेंस हो जाते हैं। समायोजनीय प्रतिरोधक, एडजस्टेबल, इनको एडजस्ट किया जा, खिसका करके इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इसका मान एक निश्चित सीमा के अंदर घटा बढ़ाकर समायोजित किया जा सके। ये टैप रजिस्टर की भांति एक से अधिक मान, टैप रजिस्टर की भांति इनके ऊपर एक से अधिक मानों का भी प्रबंध होता है। रिहोस्टेट, परिवर्तनीय मान के प्रतिरोधक जिनका मान सरलता से घटाया और बढ़ाया जा सके, रिहोस्टेट कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में अधिक होता है। पोटेंशियोमीटर, ऐसे रजिस्टर जिनका मान सरलता से घटाया बढ़ाया जा सके, वह पोटेंशियोमीटर कहलाते हैं। इनका उपयोग रेडियो रिसीवर में वॉल्यूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल के लिए या बॉस कंट्रोल के लिए किया जाता है। इनमें वृत्ताकार पट्टी, जो 3/4 वृत्तखंड के आकार की होती है, के ऊपर कार्बन फिल्म जमाई जाती है। एक धुरे से जुड़ा हुआ आर्म इसके ऊपर इस प्रकार गति करता है कि आर्म तथा पट्टी के एक सिरे के बीच 0 से अधिकतम के बीच कोई भी मान प्राप्त किया जा सके। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लीनियर पोटेंशियोमीटर, इसमें प्रतिरोध का मान परिवर्तन उसके आर्म के घुमाव कोण के समानुपाती होता है। लॉगरिदमिक पोटेंशियोमीटर, किसी रिसीवर या एम्पलीफायर से प्राप्त होने वाली ध्वनि की तीव्रता को 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ाने के लिए सिग्नल शक्ति का मान 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल रखी गई है, क्योंकि वह एक लॉगरिदमिक इकाई है। रिसीवर या दूसरे एम्पलीफायर परिपथों में वॉल्यूम कंट्रोल तथा टोन कंट्रोल प्रयोग में लाए जाते हैं। पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोध में परिवर्तन आर्म के घुमाव कोण में परिवर्तन के समानुपाती होता है। इसमें समान घुमाव कोण के लिए प्रतिरोध का मान 1, 10, 100, 1000 के रूप में बदलता है। चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है और इसमें ये बीच में एक टर्मिनल निकला हुआ है। सिग्नल इनपुट के रूप में यहीं पर दिया जाता है। एक सिरे को पॉजिटिव से और दूसरे सिरे को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। प्रीसेट, यह बहुत ही छोटे आकार का पोटेंशियोमीटर होता है और पीसीबी पर ही लगाए जाते हैं। इसको छोटे पेचकस से समायोजित किया जाता है। ये लीनियर तथा लॉगरिदमिक दोनों प्रकार के होते हैं। इनका मान 100 ओम से 1 मेगा ओम तक होता है। प्रतिरोधकों का संयोजन,
सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। एक से अधिक प्रतिरोधकों का ऐसा समूह जिसमें धारा प्रवाह का एक ही मार्ग हो सीरीज क्रम कहलाता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, अतः कुल वोल्टेज BT इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 और BT इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, तो ये हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस सो ऑन। फिर आ जाएगा BT इक्वल टू I और ब्रैकेट में R1 I कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। BT ओब्लिक I, जैसा कि हम जानते हैं, तो I को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया तो ये हो गया BT अपॉन I इक्वल टू, हमें वहाँ पे बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। RT इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और हमें फाइनली मिल जाएगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दूसरे सर्किट में हम देख रहे हैं कि यहाँ एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी रजिस्टर के एक्रॉस में या समांतर में लगाया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारे कनेक्शन एमीटर का सीरीज में और वोल्ट मीटर का जो है समांतर में लगाया जाता है। आगे इस प्रकार परपथ का कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। यदि दो प्रतिरोधक प्रत्येक 4 ओम है, सीरीज में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आप जानते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 8 ओम। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम। प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन। एक से अधिक प्रतिरोधकों का ऐसा समूह जिसमें सभी को बराबर वोल्टेज प्राप्त हो रही हो समांतर परपथ कहलाता है। समांतर में जुड़े प्रतिरोधकों की धारा अलग अलग होती है, अतः कुल धारा बराबर IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम ओम के नियम के अनुसार इसको और फर्दर फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो IT बराबर B अपॉन R, जैसा कि हम जानते हैं I इक्वल टू B अपॉन R होता है, तो ये हो जाएगा B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। इसमें हम देख रहे हैं कि B कॉमन है, तो B कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में IT बराबर B कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा IT अपॉन B इक्वल्स टू, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्योंकि यहाँ पर लिखा हो, जैसा कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू B अपॉन I होता है, लेकिन यहाँ I अपॉन V लिखा हुआ, IT अपॉन V लिखा हुआ, इसीलिए हम इसको नीचे लिखेंगे 1 अपॉन RT, उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इस तरह से हम समांतर क्रम में इसका मापन कर लेते हैं। समांतर क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं इनको बराबर वोल्टेज प्राप्त होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इनकी धारा अलग अलग होती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। यदि दो प्रतिरोध प्रत्येक 8 ओम है, समांतर में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध मान ज्ञात करो। इसका हल है 1/R। तो फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो इसका मान हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 64/16 बराबर 4 ओम। इस तरह से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से
हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क को खोला जाता है। अब यहाँ इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये आपका ये कहाँ पे बंद है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये बंद है। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि ये हमारे दो रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस के मान को जोड़ दिया जाता है। तो इसका मान ये 1 ओम है और इसका मान भी 1 ओम है, तो 1 और 1 2 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों रजिस्टर मिलकर के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसका मान 2 ओम होगा। अब ये 2 ओम का और ये भी 2 ओम का, दोनों किस में है, समांतर में है या पैरेलल में है। तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 ओम। 1 ओम हो गया। तो अब ये जो ये हैं ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये बदल जाएगा 1 ओम में। अब आ जाइए AC B सर्किट में। AC/B सर्किट में देखिए दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मान भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम हो गया था, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। तो 1 और 1 2, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये 2 हो गया। अब ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बन गया, एक रेजिस्टेंस ये रह गया और एक ये रह गया। तो ये किस में होंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल में तो फिर वही बात 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 ओम। इस प्रकार से इस नेटवर्क का कुल प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में 1 ओम होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको और समझाएंगे, किरचॉफ के नियम के बारे में और क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में किरचॉफ का नियम और ओम का नियम लागू होता है। तो ये उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं और एक का मान 6 ओम है और एक का मान 4 ओम है, एक का मान 8 ओम है। 4 ओम और 8 ओम के ये दो प्रतिरोधक सीरीज में लगे हुए हैं और इनके समांतर में एक 6 ओम का प्रतिरोधक लगा हुआ है। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी सर्किट का कुल प्रतिरोध, श्रेणी सर्किट कौन सा है, 4 और 8 ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 + 4 बराबर 12 ओम। अब समांतर सर्किट का प्रतिरोध, तो हमें क्या, एक तो 12 ओम मिल गया और एक रह गया अब 6 ओम। तो 1/6 प्लस 1/12 ये हो जाएगा R1 R2 बटे R1 + R2 के हिसाब से 72/18। 18 का भाग 72 में देंगे तो ये 4 ओम आ जाएगा। अब सर्किट की धारा निकालते हैं। हमें पता है कि हमें इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो I बराबर V/R होता है। तो 12/4 हो गया। तो सर्किट की कुल धारा कितनी हो गई, 3 एम्पियर। 6 ओम के प्रतिरोध से धारा कितनी बहेगी उसको हम देखते हैं, 6 ओम से कितनी धारा बहेगी। तो I बराबर V/R। तो B कितना होगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं तो B 12 वोल्ट ही होगा। तो 12/6 बराबर 6 ओम से धारा जो बहेगी वो 2 एम्पियर की बहेगी। अब 4 और 8 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का हम मान ज्ञात करते हैं। तो सीरीज सर्किट के बारे में आप जानते हैं कि सीरीज में जितने भी सर्किट लगे हों उनमें से समान धारा बहती है। इसीलिए 4 और 8 ओम के रेजिस्टेंस से जो धारा बहेगी वो कितनी होगी, 8 और 4 12, रेजिस्टेंस 12 हो गया और 12 वोल्टेज हो गया। I बराबर V/R होता है। तो 12/12 बराबर 1 एम्पियर। तो 6 से 2 एम्पियर और सीरीज सर्किट जो था 4 और 8 का उससे 1 एम्पियर। अगर इन दोनों धाराओं को मिला देते तो ये 3 हो जाती है और कुल धारा कितनी थी, 3। इससे ये जस्टिफाई हो गया कि हमारा ये सर्किट ठीक है या हमने जो हल निकाला है वो ठीक है। ये एक जस्टिफिकेशन है इसका। 6 ओम के प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, V = I × R। तो सबसे पहले देखते हैं 6 वोल्ट वाले में कितना होगा। तो I कितना था, 6 वोल्ट में से 2 एम्पियर और उसका मान कितना है R का, 6 एम्पियर। तो V = क्या होता है, I × R। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट। अब 4 ओम के रेजिस्टेंस से वहाँ से धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर।
और उसका रजिस्टेंस मान कितना है 4, तो 4 गुणा 1 बराबर 4 वोल्ट। अब 8 ओम के प्रतिरोध के आर पार कितना वोल्टेज होगा, उसका मान है आर का मान है 8 और उसमें से धारा 1 एम्पियर बह रही है क्योंकि वो सीरीज में जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर 8 वोल्ट। इस प्रकार से हम इन सर्किटों को सॉल्व कर लेते हैं। आज के प्रसंग के प्रेरणा स्रोत के रूप में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कपिल देव अग्रवाल जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, मार्गदर्शक के रूप में श्रीमती एस राधा चौहान प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, श्री कुणाल सिल्कू निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, श्री हरिकेश चौरसिया विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, एवं श्री सुशील कुमार संयुक्त निदेशक मेरठ मंडल मेरठ, एवं गौतम बुद्ध नगर के नोडल प्रधानाचार्य श्री मनोज सिंह का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस प्रसंग का समापन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रसंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और उपयोगी होगा। धन्यवाद।